हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है भाई, वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्लास रहेगी। जो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस 2024 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे स्टैटिक भी करवा दूंगा करंट अफेयर के साथ साथ। और अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई है, न्यू डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा इसी में ही। तो ठीक है भाई। तो जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2025 का कोई भी एग्ज़ाम, तो आप सबके लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और भाई जीडी वालों, देखिए कुछ बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर जीडी के लिए करंट अफेयर्स करवा दीजिए। तो जीडी के लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए एसएससी ना बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, चाहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, और वो 2-3 साल पुराने क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है वो। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी ये क्लास। और ये सब्जेक्ट वाइज क्लास है भाई जो मैं अभी ले रहा हूँ। पीवाईक्यू की हैं सारी, एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। और क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू के लिए। इसके अलावा देखिए मैंने सीजीएल का जो है 36 के 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया है, आप वो देख सकते हैं फ्री का। ठीक है, और मेंस के भी मैंने डाल दिए हैं सीजीएल के। तो सीजीएल का एग्ज़ाम मेंस में 2023 के 22 के हुए थे, ये डाल दिए हैं। सीएचएसएल वाला भी डाल दिया है मैंने सॉल्यूशन 2024 में जो हुआ है मेंस का। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है टेलीग्राम भी, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी डेली की। ठीक है भाई, बाकी आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें आप, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके जो ये सीरीज़ चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। In May 2023, the Union Housing and Urban Affairs Ministry has extended the deadline of its Smart Cities Mission 2। तो मई 2023 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज़ मिशन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आपको बतानी है वो सीमा कितनी कर दी है बढ़ाकर। तो आप सोचिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन को, आता है आपके पास नहीं आता। और यहाँ पे आपको पैटर्न भी पकड़ना है कि एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है भाई जीडी वालों, तो बताइए आप। तो इसका जो आंसर है वो है जून 24। बाकी अब हम देख लेते हैं इस योजना के बारे में। इसे मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो हम कर देते हैं इरेज। अब देख लेते हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन है। देखो भाई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, सेंटर और स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट दोनों पैसा देते हैं। ठीक है, और ये योजना देखो एसएससी बहुत पूछता है कि योजना कब लॉन्च करी गई थी, और पुरानी योजनाएं पूछता है, 7-8 साल पुरानी। तो ये जो योजना है स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2015 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, 2015 में लॉन्च हुआ था, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए 100 सिटीज़ को, टू प्रोवाइड द नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो वहाँ का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए, क्लीनलीनेस और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए ये योजना चलाई है। और इसका एम क्या है, टू अनेबल द डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन्स थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशन इसमें एप्लीकेशन है, इसके थ्रू देखिए जो वहाँ के लोगों की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, उसे इम्प्रूव करना है। और 100 सिटीज़ के लिए लॉन्च की गई थी ये योजना 2015 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन आवश्यक कोर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों को बदलने के लिए जून 2015 में केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता को सक्षम करना है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना है, मेन मकसद यही है इसका। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ तो 100 सिटीज़ के लिए है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन अक्टूबर 2023, महाराष्ट्र गवर्नमेंट planned which of the following scheme
to overhaul its medical system after the death of 38 patients in नांदेड़। तो अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 रोगियों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली को ओवरऑल करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की योजना बनाई। तो कौन सी योजना उन्होंने बनाई? जो महाराष्ट्र सरकार है वहाँ पे 38 पेशेंट्स हैं, उनकी डेथ हो गई थी नांदेड़ में, तो इसके बाद ये योजना इन्होंने बनाई। तो ये है विजन 2035। तो विजन 2035 जो है ये योजना है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी ही इससे मिलती जुलती एक नीति आयोग ने भी बनाई है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे कौन सी योजना है वो। तो चलिए देखते हैं, इससे मिलती जुलती एक और योजना आएगी, हम आगे वो भी देखेंगे। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस योजना को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑफिशियल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेंस्ड ऑन। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा शुरू हुई। तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था ये कब स्टार्ट किया गया? तो आपको बताना है कब स्टार्ट हुआ था। तो सोचिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए क्लास में ना पार्टिसिपेशन बनाएं भाई, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो एग्ज़ाम में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन नया है, जब यहाँ पे ही आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। और आपको सारे PYQ क्वेश्चन है, कोई ऐसा भी नहीं है मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, सारे PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे GS में तो उतना ज़्यादा ये चीज़ें याद भी होंगी। तो बताइए इसका क्या है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है 12 मार्च 2021। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था वो हमने आज़ादी के 75 साल की जो है वर्षगांठ मना रहे थे। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे थे हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, 75 साल पूरे होने का आज़ादी का। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से लेके 2021 से लेके और 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, ये 75 वीक्स का काउंटडाउन था। ठीक है, यहाँ पे हमने एनिवर्सरी मनाई है, 75 ईयर्स हमारे जो आज़ादी का है वो पूरे हो गए हैं 15 अगस्त 2023 को। तो ये मनाया था हमने 12 मार्च 2021 से लेके और 15 अगस्त 2023 तक। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको ये डेट भी याद रखनी है कब तक था, तो 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट पेपर्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग इज़ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा जारी निम्नलिखित में से किस श्वेत पत्र पर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है। तो नीति आयोग द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत पत्र भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये कौन सा जो है श्वेत पत्र है जो रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, तो आपको बताना है। देखिए अभी एक योजना आई थी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हेल्थ से रिलेटेड, अभी दूसरा क्वेश्चन ही था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो वो भी विजन 2035 था, और ये वाला जो वाइट डॉक्यूमेंट है जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है ये भी विजन 2035 है। तो आपको ध्यान रखना है भाई इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी क्या है। तो मिशन कर्मयोगी का एक बार मैं इसे कर देता हूँ, मिटा देता हूँ जो है ये इंक है हमारी। तो देखिए विजन 35 जो है विजन 2035 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया इज़ अ वाइट पेपर रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन दिसंबर 14 2020। डेट याद रखनी है आपको 2020, ईयर तो याद ही रख लें। द पेपर आउटलाइंस द इंडियाज़ विजन फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस बाय द ईयर 2035। तो विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी 14 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी एक श्वेत पत्र है। पेपर वर्ष 2035 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस मिशन के बारे में। जो ये विज़न है वाइट डॉक्यूमेंट है, ऐसे आ जाएगा कि वाइट पेपर रिलीज बाय विच डिपार्टमेंट या विच मिनिस्ट्री,
तो आपको ध्यान रखना है इसका, और ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है भाई। बाकी देखिए मिशन जो कर्मयोगी है, तो मिशन कर्मयोगी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है दैट एम्स टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है, उनके स्किल्स और कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, और टू डिलीवर द सर्विसेज बेटर एंड मोर एफिशिएंटली। जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से बेटर तरीके में वो और मोर एफिशिएंटली वो डिलीवर कर पाएँ। तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये इसी से ही रिलेटेड है, मिशन कर्मयोगी से। तो आपको ध्यान रखना है मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स की जो है स्किल्स और कैपेसिटी को इसमें एनहांस करना है, और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसी से ही रिलेटेड है। मिशन कर्मयोगी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है, और ये विजन 2035 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी ये हिंदी में लिखा हुआ है, देखो। मिशन कर्मयोगी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य सेवाओं को बेहतर और अधिक कुशलता से वितरित करने के लिए एक सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है, IGOT कर्मयोगी मंच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। भरतनाट्यम डांसर का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। रिसीव्ड दी नाट्य कला साहित्य अवार्ड फ्रॉम श्री पार्थसारथी स्वामी सभा इन 2023 एट चेन्नई। तो भरतनाट्यम नर्तक को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थसारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला। तो ये किसको मिला है भाई, तो आपको बताना है। भरतनाट्यम डांसर हैं ये, तो ये मिला है भाई श्रीकला भारत। तो ये है श्रीकला भारत, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखिए आप मुझे बताएंगे, चलो आप क्या बताएंगे मैं ही बता देता हूँ। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस। ठीक है, और किस स्टेट में होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है भाई, तमिलनाडु में, नाडु। और टोटल जो है हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं जिनका स्टेटस, देखिए CD का मतलब क्लासिकल डांस है, और जिनका स्टेटस कौन देता है, तो संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, अकादमी। ठीक है, इसका स्टेटस देती है जो 8 क्लासिकल डांस हैं अभी। तो ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1953 में, संगीत नाटक अकादमी जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। और इसके अलावा देखिए एक 9th जो है क्लासिकल डांस है उसका स्टेटस दिया है किसने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने उसको ऐड करने की बात चल रही है क्लासिकल डांस में। तो ये है, देखिए 9th वाला कौन सा है, तो ये छऊ डांस है, छऊ डांस। ठीक है, और ये किस एरिया में होता है डांस है ये, तो किस एरिया में होता है, तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और एक होता है किस में, झारखंड में। तो ये यहाँ पे होता है, इसको कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो है क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया है, और बाकी ये हो ही जाएगा ऐड। बाकी अभी तक 8 क्लासिकल डांस है, तो उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से डांस हैं वो, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अगला और भी क्वेश्चन आएगा एक और इससे ऐसा क्लासिकल डांस से मिलता हुआ, तो वो भी देख लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको इनका नाम, श्रीकला भरत। ठीक है, अभी और देखिए SSC ना भाई, SSC की आदत है 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछेगा, और 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चन भी कौन से, योजनाओं से रिलेटेड, या फिर उसने जो अपने ही PYQ में पूछे हुए हैं 2023 में जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन उन्हें ही रिपीट कर देगा, या 2022 के जो GD में पूछ लेगा वो CGL में पूछ लेगा और जो CGL में पूछा है वो फिर भाई उसमें पूछ लेगा MTS में, आने अगले वाले साल के MTS वाला CHSL में पूछ लेगा। एग्जामिनर घुमाता रहता है क्वेश्चनों को, ये आपको ध्यान रखना है। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता क्वेश्चनों को बनाने में, इधर से उधर बस घुमाता रहता है। तो आपको PYQ को तो घोट के पी जाना है बिल्कुल। ठीक है, एक एक PYQ आपको सपने में भी दिखना चाहिए भाई कि हाँ ये PYQ में आया हुआ है। तो GS में आप बहुत जल्दी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो GS में आपको टाइम भी कम मिलता है वैसे भी, और आपके पास अगर चीज़ें याद हैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से कर पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एज ऑफ जुलाई 2023 137 यूनिक प्रोडक्ट्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हैज़ बीन नोटिफाइड फ्रॉम हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो जुलाई 2023 तक एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 अद्वितीय उत्पादों को कितने जिलों से अधिसूचित किया गया है। तो कितने जिलों से किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है प्रोडक्ट जो स्कीम है उसके अंडर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो 137 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट से नोटिफाई किया गया है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को, तो ये 713 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें नोटिफाई किया गया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देख लेते हैं। देखो, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसे किसने लॉन्च किया है, तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ध्यान रखनी है आपको, मिनिस्ट्री आने वाले टाइम में आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और कब लॉन्च करी गई थी ये, तो 2018 में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था 2018 में। और इसमें क्या है देखो, टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल, फॉस्टर इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली इन रूरल एरियाज़। और इसका जो एम है, टू टर्न एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इनटू एन एक्सपोर्ट हब थ्रू प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इन विच द डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइज। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट है तो उसको एक्सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये इसका एम है। और इनिशिएटिव जो है इज़ कैरिड आउट विद द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ये हिंदी में है, आप एक बार पढ़ लें। बाकी मैं बता देता हूँ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है स्कीम, जिलों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करना, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, और भारत के प्रत्येक जिले को उस उत्पाद के प्रचार के माध्यम से निर्यात केंद्र में बदलने का लक्ष्य है जिसमें जिला विशेषज्ञता रखता है, या विदेश व्यापार महानिदेशालय, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है DGFT वाणिज्य विभाग द्वारा नियत हब के रूप में, निर्यात हब के रूप में, नियत नहीं है ये, निर्यात हब के रूप में जिला पहल के स्थान साथ पहल की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनिशिएटिव किसका है। और बाकी एम क्या है इसका, एक्सपोर्ट हब बनाना, और डिस्ट्रिक्ट्स जो स्पेशलाइज हैं जिस प्रोडक्ट में उसको एक्सपोर्ट करना। और इसमें प्रोडक्ट कितने हैं, तो इसमें 137 प्रोडक्ट हैं जो भी बताया था मैंने, ये रहा इसमें लिख रहा है। और 713 डिस्ट्रिक्ट हैं। लॉन्च कब की गई थी ये इंपॉर्टेंट है, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी गई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, क्योंकि ये तो आप अंदाजे से भी कर दोगे कि हाँ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट करना है। तो एम ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस यही पूछेगा मिनिस्ट्री, ईयर और प्रोडक्ट कितने हैं और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ श्रीलंका इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023-2023। तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है 2023 में श्रीलंका का रैंक क्या था, तो 2023 की रैंक पूछ रहा है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की रैंक थी 60। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम 2024 की भी देख लेते हैं भाई, इंडिया की भी तो देखनी है हमें, कितनी है पूछ सकता है। तो इंडिया की जो रैंक है 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज़ में से, 105 रैंक है इंडिया की। और बांग्लादेश की जो रैंक है, बांग्लादेश की पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है फूड का, ठीक है, राइस का, तो राइस इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, तो ये पूछने के चांस हैं इस बार। तो बांग्लादेश की जो रैंक है 2024 में वो थी 84। और देखिए इंडिया का जो स्कोर था 2024 में 27.3। और इसे पब्लिश कौन करता है, तो इसे पब्लिश जो करता है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे रिलीज़ कौन करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। और इंडिया की रैंक जो है 2023 में कितनी थी, तो 111 थी, और 125 कंट्रियों का हुआ था ये, ठीक है, 125 कंट्रीज़ में से 111 रैंक थी इंडिया की।
और इस बार जो रैंक है वो 105 है। और 2024 में जो श्रीलंका की रैंक है वो आई थिंक 56 रैंक है, 56वीं रैंक है जो है इसकी श्रीलंका की 2024 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, रिलीज़ कौन करता है और इंडिया की रैंक कितनी है, और बांग्लादेश की पे थोड़ा फोकस करें, पूछ सकता है ये। ठीक है भाई, तो चलिए, ये हिंदी में दे रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। वो मैंने आपको जो ऊपर बताया है वो यही सारा लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स was conferred with the अर्जुना अवार्ड 2021 बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो निम्नलिखित एथलीटों में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कौन है वो जिसे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2021 में। तो ये आपको बताना है, सोचिए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है अरपिंदर सिंह। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे सारे अवार्ड्स दे दिए हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो 2024 के हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। देखो ये नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, इन्हें कौन देता है, कौन कौन से अवार्ड्स हैं, वो मैंने 2024 के इंक्लूड कर दिए हैं। आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एसएससी हो या आरपीएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप एक बार देख लें, इन्हें नज़र मार लें। जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने वो इंक्लूड कर दिया है इसमें। और किस फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य, मौलाना अबुल कलाम माका ट्रॉफी जिसे बोलते हैं, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। बाकी मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस दी नेशनल अवार्ड्स 2024। और इसमें देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है जो अभी डी केस, हरमनप्रीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। आपको ये याद रखना है। स्पोर्ट्स भी मैंने दे दिया है साथ के साथ कि किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये, तो किस किस को मिला है ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है ये इंडिया का, जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बट इसका नाम चेंज करके अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखने हैं तीनों, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, इनका खेल भी याद रखना है। अर्जुन अवार्ड ये देख लिए, यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, आप इन्हें एक बार देख लें, पढ़ लें। और लाइफ टाइम में भी दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, वो भी देख लें। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इनको भी देख लें। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसका नाम आप ध्यान रखें। माँ का ट्रॉफी जो मिली है यूनिवर्सिटी, जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है ओवरऑल विनिंग में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर 4 ईयर। तो इसमें आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है पिछले 4 साल की। अर्जुन अवार्ड में क्या है, कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो इसमें भी कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है पिछले 4 साल की। द्रोणाचार्य अवार्ड जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है कोचेज़ के लिए, जो कोच होते हैं। मौलाना जो अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, माँ का ट्रॉफी भी बोलते हैं इसे, माँ का। ठीक है, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में दी जाती है, ओवर लास्ट 1 ईयर का देखा जाता है इसमें। ठीक है, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द लास्ट 1 ईयर। और ये देख लेते हैं लास्ट वाला, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो होता है ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड इंडिविजुअल्स फॉर प्लेइंग अ रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉरपोरेट हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को, पिछले 3 साल में उसकी डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए काफ़ी काम किया है, तो ये उसे ही मिलता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इतना आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने सारा कुछ दे रखा है 2024 का। ठीक है, तो आप 2025 में तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं सारे, और आपको एसोसिएटेड जो स्पोर्ट्स है वो याद रखना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन सितंबर 2023 एट द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम इन मॉस्को, हु अमंग द फॉलोइंग हु इज़ द चीफ इनोवेशन ऑफिसर फ्रॉम द तेलंगाना रिसीव द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। तो सितंबर 2023 में मॉस्को में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, निम्नलिखित में से कौन जो तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं वे विश्व नवाचार पुरस्कार प्राप्त किया, उन्होंने विश्व नवाचार पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपको बताना है कौन है वो।
तो ये हैं सांता ठोट्टम। तो नाम ध्यान रखना है आपको इनका, ठीक है, सांता ठोट्टम। वैसे ये पूछेगा नहीं आने वाले में, बट ठीक है, अगर पूछ ले तो हम याद तो रखेंगे ही। थोड़ा सा आप याद रखें बस, इससे एसोसिएटेड आ सकता है आपसे, ब्रिक्स से एसोसिएटेड। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये पूछने के चांस ज़्यादा हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको। तो इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली जॉइंट ब्रिक्स ग्रुप एज द 10th मेंबर। अभी इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, ये 10th मेंबर बना है जो है ब्रिक्स का। और सबसे पहले जो ओरिजिनल मेंबर थे इसके ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में। उसके बाद अभी 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और सऊदी अरेबिया ने 2024 में। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सीडीएस वगैरह में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन येकातेरिनबर्ग, रशिया 2009 में जो पहली समिट हुई थी। अभी जो 2024 में हुई है वो 16 समिट है। 16 समिट जो है ये हुई है रसिया के कजान में, रशिया कजान में। कजान, ये आपसे पूछ सकता है 16 समिट कहाँ हुई है, तो ये कजान में हुई है, रशिया में, ठीक है। और पहली समिट आप याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। और अभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कितनी कंट्री हैं ब्रिक्स में, ब्रिक्स में। तो ठीक है, ये 10 कंट्री हो गई हैं, अब इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली। बाकी इन कंट्रियों के नाम भी आप याद रखें, तो आ सकता है कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना भाई। कंट्रियों के नाम मैंने सारी कंट्रियों के नाम दे दिए हैं आपको, 10 के 10, ठीक है। अब मत कहना अगर ब्रिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर सही नहीं होगा। आप ऐसे अगर पढ़ने के बाद भी गलत कर दोगे तो आपको सही करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन लॉन्च्ड। तो नई चेतना पहल बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये जो है अभियान कब शुरू किया गया था आपको बताना है। तो नई चेतना पहल बदलाव की, तो ये अभियान स्टार्ट किया गया था नवंबर 2022 में। तो इसमें का क्या है, तो इसमें देखिए अवेयर करना है जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट ये लाए थे जो है अवेयरनेस कैंपेन। तो नई चेतना पहल बदलाव की, तो ये नवंबर 2022 में। और किस मिनिस्ट्री ने किया था इसे लॉन्च, तो ये देखिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने लॉन्च किया था इसे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नई चेतना पहल बदलाव की। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था ये, ठीक है, जो वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये 4 हफ्ते का था शायद, 4 वीक्स का के लिए था ये, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। याद रखना है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है, रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूछ लिया कब स्टार्ट करी गई थी, अगली में ये पूछ लेगा कि किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी थी। तो आपको पहले ही ऐसे पढ़ के जाना है कि पूछ लो भाई घुमा फिरा के, हम तो तैयार हैं आंसर देने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे दीन दयाल अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे आ जाएगा DAY, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2011 में आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है डियर एस्पिरेंट। इतना आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसके आने के चांसेस हैं। बाकी रही आपकी किस्मत, अगर एग्जामिनर ने कुछ अलग ही पूछ लिया तो ठीक है, अपनी तरफ से तो हम वही करेंगे इसके पैटर्न को पकड़ते हुए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया फॉर द एज ग्रुप 15 ईयर एंड अबव। तो आवधिक श्रम बल डेटा 2023 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की? तो आपको बताना है किस में दर्ज की सबसे अधिक बेरोजगारी। तो ये करिए भाई हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है रेट, इतना आपको ध्यान रखना है, ये बताता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, बैंक का नाम पूछ रहा है, हैज़ लॉन्च्ड द स्किल ऑन व्हील मिशन इन अक्टूबर 2023। देखो इसमें से एक क्वेश्चन और बन गया है आपके पास, स्किल ऑन मिशन तो कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में। नेक्स्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसे थोड़ा सा ना अटेंटिवली पढ़ना है। तो स्किल ऑन व्हील मिशन तो अक्टूबर 2023 में आया था, इतना आपके पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेगा तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आपको देखना है फॉर इक्विपिंग रूरल यूथ विद एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो भारत सरकार ने किस बैंक के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए अक्टूबर 2023 में स्किल ऑन व्हील्स मिशन शुरू किया था? तो ये किया गया था भाई इंडसइंड बैंक के साथ मिलके, इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक ने मिलके। बाकी ये ध्यान रखना है आपको, स्किल्स ऑन व्हील्स किससे रिलेटेड योजना है? तो यहाँ पे देखिए रूरल यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स देना, और स्किल्स ऑन व्हील ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ा करो भैया आप, है ना। एक क्वेश्चन में से ही 3 क्वेश्चन बना लिया आपने, पूछ लो अब एग्जामिनर कुछ भी। तो ये हम PYQ से ही निकाल रहे हैं, हम खुद से थोड़ी ना निकाल रहे हैं, PYQ से ही हमने क्वेश्चंस निकाल लिए। स्किल ऑन व्हील्स मिशन तो कब आया था? अक्टूबर 2023 में। ठीक है, और किस लिए आया था? तो यहाँ पे रूरल जो यूथ है, रूरल यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स देने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। और किस किस का था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडसइंड बैंक का। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, हो गया क्वेश्चन तैयार। अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं 30 मार्क ही करनी है, बस याद ही करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जी इसका आंसर जो है वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ एक बार जो हमने लिखा है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को 2 बार देख लें, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे, चिल होके पढ़ो। ठीक है, नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखो नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जुलाई 12, इसकी तो डेट भी याद रखनी है आपको, 1982 में। तो जुलाई 12 1982 में ये इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, ड्यूरिंग द 6 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान भी पूछ लेगा कि किस 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना हुई। तो 6 5 ईयर प्लान में हुई थी 1982 में 12 जुलाई को। तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको, कब हुई स्थापना, किस प्लान में हुई, कब हुई, है ना, और किस प्लान में हुई, 5 ईयर प्लान में, और किसकी रिकमेंडेशन पर हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछने लगा है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ गया है एग्जामिनर। ठीक है, तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी। तो तीनों क्वेश्चन है, इससे बाहर नाबार्ड से पूछेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। इन 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अमृत धरोहर स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities। तो देखिए आपके पास फिर से यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो वर्ष 2023 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव विविधता, कार्बन स्टॉक और इको पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए अगले, ठीक है, कितने साल के लिए में अमृत धरोहर योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा। तो ये भैया आपको बताना है, इसमें ईयर पूछ रहा है, तो इसमें देखिए 3 साल के लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको ये ध्यान रखना है
जो ये है जो अमृत धरोहर स्कीम है वो किसके लिए है, तो इसमें देखिए क्या किया जाएगा। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड, एनहांस बायोडाइवर्सिटी, ये कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो अमृत धरोहर से ही आप समझ जाएंगे, धरोहर जो विरासत है हमारी, धरोहर है, तो उसको ही ध्यान रखना है आपको। वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज़, तो उसको हमें संरक्षित करना है। 3 साल के लिए ये की गई है जो स्कीम है, अमृत धरोहर स्कीम। तो इसका आपको याद रखना है, ये ईयर भी याद रखना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। In December 2023, which former Tata Consultancy Service CEO and MD joined the Indian Institute of Technology Bombay as Head of Translation Research and Entrepreneurship? तो दिसंबर 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के पूर्व सीईओ और एमडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में ट्रांसलेशन रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। तो आपको बताना है उनका नाम। तो ये है भाई आपका राजेश गोपीनाथन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। भाई इनका तो नाम ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा याद रखें, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 प्रोग्रेस रिव्यू, what is the percentage of total population who are multidimensionally poor head count ratio in बिहार स्टेट? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 एक प्रगति समीक्षा के अनुसार बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है जो बहुआयामी रूप से गरीब हेड काउंट अनुपात है। तो आपको बताना है कितना है, तो वो है 33.76। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसे कौन रिलीज़ करता है, तो इसे रिलीज़ करता है कौन, नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग इसे रिलीज़ करता है और किसके डेटा पर बेस्ड है ये, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा था 2019 से लेके और 21 तक, उस पर बेस्ड है ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो ये नीति आयोग रिलीज़ करता है इसे। और नीति आयोग कब बना था, तो ये 2015 में बना था। और किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे भाई। रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी जो 5 ईयर प्लान बने थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन की, टॉप टू बॉटम थी, और जो नीति आयोग की अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप है। और जो इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं नीति आयोग के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी नेशनल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग रिलीज़ करता है। एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसे कौन रिलीज़ करता है, तो इसे देखिए ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लस यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कौन रिलीज़ करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये डेटा आप थोड़ा सा उसमें देख लें, तो डेटा का भी डेटा पूछ रहा है, तो चलिए ये याद रखना है, रिपीट क्वेश्चन कर सकता है इस वाले को। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी स्टेटिक्स से रिलेटेड जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। When was National Judicial Commission Bill, which is private member bill to regulate the appointment of judges through the National Judicial Commission, introduced in राज्य सभा? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, जो राज्यसभा में कब पेश किया गया था, तो ये कब आया था भाई, तो ये आया था दिसंबर 2022 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इतनी आपको जानकारी ना होनी चाहिए। देखिए एक बिल जो पास करता है वो मिनिस्टर लाता है, बिल इंट्रोड्यूस करता है मिनिस्टर। अब जो नॉन मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। वो कोई मिनिस्टर नहीं है लेकिन एमपी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करता है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। मिनिस्टर्स को छोड़कर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें छोड़कर जो बिल लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इसकी डेट याद रखनी है, आप आने वाले एग्जाम में काम का हो सकता है, 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछता है और रिपीट करता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी डांसर, क्वेश्चन नंबर 17 है। ओडिसी डांसर वॉज अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 इन द डांस कैटेगरी। तो ओडिसी नृत्यंगना नाम पूछ रहा है को नृत्य श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो वो पूछ रहा है। तो यह है निरंजन राउत, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखना है आपको। और ऐसे पूछ सकता है कि जो निरंजन राउत है किससे एसोसिएटेड है, तो ये ओडिसी डांस है ना। ऐसे भी थोड़ा अटेंटिवली होकर पढ़ोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा दिमाग पे ना, चीज़ें रटनी पड़ेंगी। बस यहीं पे आपको पता लग गया ओडिसी डांसर निरंजन, नाम ध्यान रखना। बाकी ओडिसी डांसर और ओडिसी जो डांस है ये भाई क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस है, मैं बता ही देता हूँ आपको। चलो 8 क्लासिकल डांस हैं और कौन कौन से हैं वो शायद आपको याद हो ना हो। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो देखिए इसको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु में होता है। और एक होता है देखो कौन सा, कथकली, कथकली। और दूसरा होता है यहाँ पे ही केरला में होता है ये, केरला कथकली। और एक होता है कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी। तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे केरला में एक और होता है, उसका नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कथकली। और एक है अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। ओडिशी, उड़ीसा में होता है। और कथक, कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना, कथकली होता है केरला में और जो है कथक होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और एक होता है सतरिया, सतरिया डांस, तो ये होता है आसाम में। और एक होता है मणिपुरी, मणिपुरी। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है भाई मणिपुर में, मणिपुर। तो कितने हो गए, तो एक हो गया ओडिसी, 2 भरतनाट्यम, कथकली 3, कच्चीपुड़ी 4 और कथक 5, सतरिया 6 और मणिपुरी। तो एक और मैं ध्यान नहीं आ रहा है क्या है ये, जो है कथकली होता है केरला में, केरला का ये दूसरा भी हो आई थिंक, क्या है उसका नाम, मैं अभी भूल रहा हूँ भाई। आप लोगों को याद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मोहिनी अट्टम याद आ गया मोहिनी अट्टम। तो ये 8वां क्लासिकल डांस है केरला का, ये भी ये ध्यान रखना है आपको, मोहिनी अट्टम। बाकी एक छऊ डांस भी है, छऊ डांस जो जिसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है क्लासिकल डांस का। और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड और होता है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। ये मैंने 8 के 8 क्लासिकल डांस बता दिए हैं। बाकी संगीत नाटक अकादमी इसका अवार्ड जो है क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है, 1953 में ये बनी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज द अमाउंट and earned by BCCI from the sales of 5 teams in the inaugural Women's Indian Premier League in January 2023। तो जनवरी 2023 में उद्घाटन महिला इंडियन प्रीमियर लीग में 5 टीमों की बिक्री से BCCI द्वारा अर्जित राशि कितनी है, तो वो आपको बताना है। वैसे इसे कोई याद नहीं रखता है बट ठीक है, आप पूछ लिया है तो वो याद रखेंगे। तो ये है 4669.99 करोड़। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और जो पहला एडिशन हुआ था, आपको देखो दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ से। तो वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग जो पहला एडिशन हुआ था इसका 2023 में हुआ था। और जो 2023 वाला एडिशन था किसने जीता था, विनर टीम कौन सी रही थी, तो ये रही थी मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट एडिशन कब हुआ था वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पूछ लिया था शायद, कबड्डी का पूछा था, प्रो कबड्डी, कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुई थी। तो ये आप मुझे बताएंगे, ये CGL का क्वेश्चन है, ये प्रो कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुई थी। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कब स्टार्ट हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भरतनाट्यम गुरु रिसीव्ड दी, गुरु का नाम पूछ रहा है यहाँ पे पर्सन का। रिसीव्ड द नृत्य सेवा रत्न अवार्ड फ्रॉम इंडियन फाइन आर्ट्स अकादमी सैन डियागो 2023। तो भरतनाट्यम गुरु को 2023 में कौन थे वो पूछ रहा है। 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी जो है सैन डियागो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला। तो ये आपको बताना है किसको मिला। तो ये मिला था भाई हेमा राजगोपालन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये याद रखना है बिल्कुल आपको, ठीक है। और इनका डांस याद रखना है भरतनाट्यम, ये दे रखा। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस तमिलनाडु का। बाकी इससे एसोसिएटेड है हेमा राजगोपालन। आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसे ना, ऐसे दे देगा मैच द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे पर्सनालिटी दे देगा और यहाँ पे डांस दे देगा। तो हम उस चीज़ के लिए पहले ही तैयार रहे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इन्होंने ये पूछ रखा है। तो हेमा राजगोपालन याद रखना है हमें, भरतनाट्यम डांस याद रखना है इसका, और क्लासिकल डांस है और किस स्टेट का ये याद रखना है बस, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। एज ऑफ जुलाई 2023 हाउ मैनी प्रोडक्ट्स वर नोटिफाइड अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, अब दूसरा क्वेश्चन भी घुमा के पूछ लेगा एग्जामिनर, तो पूछ लिया। तो स्कीम एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पादों को अधिसूचित किया गया। तो इसका आंसर बताइए। देखिए पहले अभी कुछ टाइम पहले ही आया था इसका क्वेश्चन। तो ये थे 137। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। 137 जो प्रोडक्ट्स थे उनको लिस्ट किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लॉन्च की है उसने, और 713 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए भाई 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी आप फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। बाकी पढ़ते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। CGL वाली सीरीज़ देख डालिए, मैंने कंप्लीट 36 के 36 शिफ्ट करवा दिए, आप वो देख सकते हैं पूरे। अच्छा सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन दिया है मैंने आपको, ठीक है। आपको काफ़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने का, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का भी काफ़ी वो मिलेगा आपको एज वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप अपना सपोर्ट दिखाइए भाई, चैनल को आग की तरह फैला दीजिए, ठीक है। आपके जो स्पोर्ट्स है उससे ये मोटिवेशन आएगा हमें, ताकि हम फर्दर और क्लासेस लेके आ सकें आपको, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं हम अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।